राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। रुद्र के ऐसे सवाल से उसे घूर कर देखती है, फिर कहती है, अब मत बोलो कि अब तुम उस कंपनी वाले को जान से मारने वाले हो। रुद्र सर टेढ़ा करके आव्या को देखता है तो आव्या समझ जाती है कि रुद्र का यही इरादा था। आव्या हैरान होकर कहती है, सीरियसली रुद्र, तुम पागल हो। गलती उनकी नहीं है, मेरी है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करोगे। रुद्र आव्या के गाल पर धीरे से किस करता है पर कुछ नहीं बोलता। आव्या अपने फ़ोन को देखते हुए दुख होकर कहती है, मेरा प्यारा फ़ोन मुझे छोड़कर चला गया। बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर रुद्र को देखती है। रुद्र भी आव्या को देखता है। आव्या अपना हाथ बढ़ाकर रुद्र के पॉकेट से फ़ोन निकाल कर कहती है, अब से तुम्हारा फ़ोन मेरा है। ये तुमने आईफोन का न्यू मॉडल लिया है ना, कितना अच्छा है। बोलते हुए आव्या लॉक स्क्रीन ओपन करती है। आव्या फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ कितने अच्छे फीचर्स हैं यहाँ। रुद्र बस आव्या को देखता रहता है। कुछ देर तक देखने रहने के बाद आव्या की नज़रों में एक लड़की का मैसेज दिखता है। वह इस वक्त व्हाट्सएप चेक कर रही थी तो उसे एक लड़की की मैसेज दिखी। मैसेज रुद्र को घूरते हुए कहती है, ये लड़की कौन है। रुद्र एक नज़र फ़ोन को देखता है और फिर आव्या के चेहरे को देखता है। आव्या के चेहरे पर इस वक्त जेलसी साफ झलक रही थी। आव्या देख रही थी कि रुद्र ने मैसेज को देखा ही नहीं है, जैसे आया था वैसे ही था। आव्या ओपन करके देखती है तो उस पर उस लड़की की बहुत सारी मैसेज था जो अनरीड ही थी। उस लड़की ने रुद्र को कभी डेट के लिए पूछा था, कभी वन नाइट स्टैंड के लिए तो कभी किस करने के लिए। मैसेज पढ़कर आव्या का तो दिमाग खराब ही हो गया था। वह रुद्र को देखकर कहती है, इसकी हिम्मत कैसी हुई तुमसे ये सब पूछने की। रुद्र आव्या के गाल को अंगूठे से रब करते हुए कहता है, अब पूछने के लिए जिंदा नहीं रही। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है, फिर कहती है, तुमने मार दिया। रुद्र ने अंगूठे अब आव्या के होठों को रब करने लगे। रुद्र कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी गर्ल। आव्या अपना सर हिला देती है क्योंकि उसे पता था रुद्र का काम ही यही है। आव्या और रुद्र आप कुछ ही कह पाते उससे पहले दरवाजे पर दस्तक के साथ आव्या को काव्या बुलाती है। परी। आव्या आवाज़ सुनकर हड़बड़ा जाती है और तुरंत रुद्र की गोद से उठकर परेशान होकर कहती है, ओ नो, बाहर मम्मा है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आव्या ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे रुद्र उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो। रुद्र उठकर सीधा दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही काव्या जैसी आव्या की नज़र रुद्र को देखती है तो अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, आप यहाँ क्या करें दामाद जी। आव्या तो अपना सर पीट लेती है क्योंकि उसे पता था काव्या उसे बहुत ज़्यादा सुनाने वाली है। रुद्र बहुत ही नॉर्मल सा जवाब देता है, सासू माँ, क्या आपको नहीं पता बंद कमरे में क्या करते हैं। आपके पास तो फुल एक्सपीरियंस है, फिर भी आप मुझसे पूछ रही हैं। काव्या उसे घूरने लगती है। रुद्र साइड से निकल जाता है। काव्या कुछ देर रुद्र को जाता हुआ देखती रहती है, फिर कमरे में अंदर आकर आव्या के पास जाती है। आव्या जल्दी से कहती है, मम्मा मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ गया और उसने जैसे कहा हम दोनों ने वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। काव्या कुछ पल शांत से आव्या को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, आपकी यादें उसे यहाँ खींच लाई हैं और हमें पता है आप दोनों कुछ नहीं कर रहे थे। रुद्र बहुत अच्छे हैं परी, कभी उनका भरोसा मत तोड़ना। आव्या एकदम से कहती है, मम्मा मैं उसका भरोसा क्यों तोड़ूंगी। काव्या अपने हाथ पीछे करके कहती है, मुझे पता है नहीं तोड़ेगी, पर पति पत्नी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसमें दोनों के बीच कुछ गलतफहमी आ जाती हैं, तो उनसे जुदा मत हो जाना, हमेशा एक दूसरे के भरोसे को बरकरार रखना। आव्या बहुत गौर से काव्या की बातें सुनते हुए से देख रही थी। काव्या आव्या को इतना सीरियस से देखकर कहती है, खैर वो सब छोड़िए, आज करवा चौथ है और हम चाहते हैं आप रुद्र के लिए व्रत रखें। चलिए नीचे। आव्या हाँ मैं सिर हिलाती है और दोनों अब कमरे से निकल जाते हैं। आव्यान और प्रणया भी घर पहुंच चुके थे। हॉल पर आते ही काव्या प्रणया से कहती है, प्रणया आपने कुछ खा तो नहीं लिया ना, क्योंकि आज आपको भी आयान के लिए व्रत रखना है। प्रणया ने सर हिलाकर कहा, नहीं पोएम माँ, मम्मा मुझे याद था। काव्या प्रीत को देखकर कहती है,
प्रीत सबको एक एक थाल दे देते हैं। प्रीत हाँ कहती है और हाँ पर इस वक्त साड़ी और गहनों से सजी थालियाँ थी। प्रीत और काव्या मिलकर सभी को थालियाँ देती हैं। अप्रीता एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो खा भी ली। प्रीत अप्रीता को घूरते हुए कहती है, मैंने बताई नहीं या तुमने सुनी नहीं, कल से तो बोल रही हूँ तुम्हें। मैं भूल गई बोलते हुए अप्रीता का छोटा सा मुंह बन जाता है। सपना इस पर कहती है, कोई बात नहीं, जब शादी करो तब कर लेना या फिर अगले साल कर लेना। अप्रीता धीरे से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ठीक है माँ। विशाखा अब सभी को देखते हुए कहती है, चलिए ठीक है, सब तैयार हो जाइए, हमें मंदिर जाना है। सभी हाँ में सिर हिलाकर वहाँ अपनी थाल लेकर कमरे में चले जाते हैं। स्वर्णा तो डाइनिंग टेबल पर ऊपर बैठकर आइसक्रीम खाते हुए सबको देख रही थी। आरुष भी उसके सामने नीचे चेयर पर बैठा था और वह मिल्क शेक पी रहा था। आरुष जब सभी को देखता है तो वह स्वर्णा को देखकर कहता है, मेरी जलपरी तुम्हें नहीं करना व्रत। स्वर्णा मजे से आइसक्रीम खाते हुए अपने बड़ी बड़ी आंखों से आरुष को देखती है, क्योंकि उसे इस व्रत के बारे में मालूम भी नहीं पता। स्वर्णा अपनी आइसक्रीम की खाते हुए कहती है, बड़ी ये करने से क्या होता है। आरुष स्वर्णा के सॉफ्ट गालों को खींचते हुए कहता है, अपने होने वाले पति की उम्र लंबी होती है। स्वर्णा तुरंत कहती है, पर मेरा होने वाला पति कौन है। आरुष मुस्कुराते हुए कहता, होगा कहीं, पर तुम रहने दो, तभी से बहुत कुछ खा चुकी हो, तुम्हारे लिए ये है ही नहीं, बेचारा तुम्हारा होने वाला पति। स्वर्णा अपनी मासूमियत से उसे देखती है। इतना कहते ही आरुष अपने गाल पर हाथ रखे कहता है, पता नहीं मेरी होने वाली पत्नी मेरे लिए व्रत रख रही है या नहीं। आरुष बोलने हुए बिल्कुल फिल्मों की तरह अपनी हीरोइन को इमेजिन करने लगता है। स्प्रा बेड पर बैठी हुई थाल को देख रही थी। उसे इस वक्त शौर्य के थप्पड़ मारना याद आ रहा था। जहाँ आज पत्नियाँ पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, वही स्प्रा ने तो शौर्य को सुबह सुबह थप्पड़ ही मार दिया था। स्प्रा का इस वक्त अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने क्यों शौर्य को थप्पड़ मारा। स्प्रा खुद से धीरे से कहती है, क्यों किया पागल लड़की, सुबह सुबह पत्नी पति पे पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर खुद ही समझाते हुए कहती है, पर गलती तो उनकी भी है ना, उन्होंने तो मुझे गुस्सा दिलाया और मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और हाथ अपने आप उठ गया। बोलते ही स्प्रा का मुंह बन जाता है, पर फिर से वह खुद से कहती है, पर मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए था, मैं गुस्से भी मिला। इस गुस्से पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे तो पता भी नहीं था कि आज करवा चौथ है। मैंने तो उनसे यह कह दिया था कि आज मैं मम्मी पापा के पास जाऊंगी। बोलते ही स्प्रा थोड़ी परेशान हो जाती है। अव्यान और रुद्र इस वक्त स्टडी रूम में बैठे थे। दोनों लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। उनकी नज़रें लैपटॉप पर गड़ी हुई थी। अव्यान पेन उनके हाथ में लिए हुए उससे खेलते हुए कहता है, तेरा बाप इतना बड़ा ठरकी है, हर जगह मुंह मारता था। कभी तो मुझे तुझ पर भी शक होता है, क्योंकि ठरकी तू भी है, क्या पता कहीं मुंह मारता ही होगा। अव्यान के यह बोलते रुद्र उसे घूरते हुए दिखता है। अव्यान एक नज़र रुद्र को देखते हुए कहता है, घूरना बंद कर और सही से अपने बॉडीगार्ड को कहो कि अच्छे से उसे ट्रैक करें। रुद्र कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अव्या एकदम से अंदर आती है और कहती है, भाई मुझे नया फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। दोनों की नज़र अव्या पर जाती हैं। अव्या को देखते ही रुद्र की जैसे सांसें थम जाती हैं। इस वक्त अव्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह अपने ही ध्यान में अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी। उसका ध्यान इस वक्त रुद्र पर बिल्कुल नहीं था। उसने बाल खुले थे और वह अपनी प्यारी लग रही थी कि रुद्र की नज़रें उस पर ही जम गई। अव्या एक नज़र रुद्र को देखकर अव्या को से कहता है, अव्यान कहता है, ठीक है मैं अभी मंगा देता हूँ, लेकिन तुम ये साड़ी पहन कर कहाँ जा रही हो। अव्या अपना सर उठाते हुए कहती है, भाई आज करवा चौथ है ना, तो हम सभी ने व्रत रखा है और अब हम सब मंदिर जा रहे हैं। अव्या सर उठाती है तो उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था जैसे अव्या में ही खो गया हो। अव्या को पता नहीं था कि रुद्र अभी भी यहाँ पर है। कुछ देर तक तो अव्या रुद्र एक दूसरे को देखते रहते हैं। अव्यान अपना गला साफ करते हुए कहता है, तुमने भी। अव्या एकदम से हड़बड़ा जाती है और फिर अव्यान को देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ भाई। अव्यान अब लैपटॉप पर ध्यान देता है और एक हाथ में अपना फ़ोन उठाकर अव्यान को फ़ोन को मंगाने के लिए
किसी को कॉल करता है। आव्या रुद्र को आंखों से इशारा करती है तो रुद्र भी उसे इशारा करता है। आव्या इशारा समझकर हल्का मुस्कुराती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। आव्या चली जाती है पर फिर भी रुद्र उधर ही देखता रहता है। आव्यान बिना देखे रुद्र से कहता है, रैबिट कब का जा चुकी है। रुद्र गर्दन घुमाकर आव्यान को देखते हुए कहता है, प्रेगनेंसी के समय सासू माँ ने ऐसा क्या खा लिया था यार, जो बेबी गर्ल इतनी हॉट दिखती है। रुद्र अपने दिल पर हाथ रखकर सोफे से टिक कर बैठ जाता है और कहता है, किसी दिन उसकी हॉटनेस मुझे जलाकर राख कर देगी। आव्यान रुद्र को घूरता फिर कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। रुद्र अपनी आंखें बंद करके अब आव्या के साथ खुद के हनीमून को इमेजिन करने लगता है। इमेजिनेशन में खोया हुआ वह कहता है, कपड़े में इतनी हॉट लगती बिना कपड़ों के, तो बोलते हुए वह रुक जाता है। आव्यान रुद्र को बुरी तरह से घूरता है। रुद्र इतना बेशर्म है कि आव्यान के सामने सब कह रहा था, जो एक भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। आव्यान टेबल पर रखा गिलास का पानी उठाता है और एक झटके से रुद्र के मुंह पर मारता है। रुद्र झट से अपनी आंखें खोलता है और घूर कर आव्यान को देखता है। आव्यान उसे कहता है, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ और इस पर ध्यान दे। आव्यान रुद्र को देखते हुए उसकी और लैपटॉप घुमाता है। रुद्र अच्छे से उठकर बैठता है और सीरियस होकर जैसे लैपटॉप को देखता है उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। वह अब आव्यान की ओर देखते हुए कहता है, इसे देखूं? आव्यान तुरंत कहता है, हाँ, इसके अलावा और क्या देखेगा। रुद्र आव्यान के चेहरे को उस ओर घुमाता है। आव्यान लैपटॉप पर जैसे ही देखता तो हड़बड़ा कर कहता है, अरे यार। इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर एक लड़की की फोटो थी जो इनरवियर में थी और वह ऐड थी। रात का वक्त, सभी छत पर थे और ये पता नहीं, या तो मेरे फ़ोन में खराबी आ गई है, अपने आप ही एपिसोड्स पीछे बैक मार जाते हैं। सभी छत पर चांद को देख रहे थे। प्रज्ञा बैठी हुई थी। आव्या भी उसके साथ बैठी मुंह बनाकर चांद को देख रही थी। आव्या इस वक्त बहुत तेज भूख लगी थी। वह मुंह बनाकर चांद को देख रही थी। प्रज्ञा का भी कुछ ऐसे ही हाल था। उसे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे थे। सभी लड़कियां ऊपर मौजूद थीं, लड़के नीचे थे। अनु तो शिवा से बात करने में बिजी थी, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। शिवा ने अनु का हाथ पकड़ा हुआ था और अनु को बस एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि आज अनु को लाल साड़ी में कमाल लग रही थी। शिवा की नज़रें ही उस पर से हट नहीं रही थी। वही स्वर्णा सभी से ललचाने के लिए आराम से बैठकर मोमोज खा रही थी। स्वर्णा बिल्कुल प्रज्ञा और आव्यान के सामने बैठती है। मोमोज देखकर तो अब प्रज्ञा के मुंह में लार टपकने लगी थी। वह अब स्वर्णा के मुंह को ताकी हुई थी। वह बस स्वर्णा के मुंह को ताक रही थी। जब प्रज्ञा से बर्दाश्त नहीं होता तो वह चिढ़ते हुए स्वर्णा से कहती है, अन्ना, नीचे जाकर खाओ ना, यह बैठ कर क्यों खा रही हो। स्वर्णा कंफ्यूज होकर प्रज्ञा को देखते हुए कहती है, क्यों भाभी। प्रज्ञा की बात सुनकर सभी उन दोनों को देखते हैं। प्रज्ञा दूसरों को देखते हुए कहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पूजा करने वाले हैं। श्रेष्ठा एकदम से हंसते हुए कहती है, अरे अन्ना, तुम्हारी भाभी ललचा रही है। ये देखकर उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। प्रज्ञा जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है। काव्या प्रज्ञा को देखकर कहती है, प्रज्ञा, ये आपका फर्स्ट व्रत है ना, तो हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, चांद निकलता ही होगा। अब वह मुंह बनाकर कहती है, लेकिन मम्मा कब निकलेगा, ऐसे में तो हर वक्त हमेशा दिखता है, पर आज हमें भूख से मारने के लिए निकल ही नहीं रहा है। आव्या की ऐसी बात सुनकर प्रीत कहती है, क्योंकि प्रिंसेस वो भी टेस्ट लेता है ना कि कौन अपने पति के लिए कितना सब्र कर सकता है। आव्या प्रीत की बात को बहुत ही ध्यान से सुनती है। काव्या इस वक्त स्प्रा के साथ ही स्प्रा किसी सोच में डूबी हुई थी। काव्या की नज़र इस वक्त नीचे बगीचे में बेंच पर बैठे सौरभ पर थी, जो बादलों को देख रहा था, या यूं कहे रुखसार को याद कर रहा था। काव्या सौरभ को देखते हुए पिछले वक्त के बातों को सोचने लगती है। सौरभ किस तरह से खुश मिजाज रहा करता था, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी जैसे सब कुछ खत्म रह गया। काव्या और सौरभ भी ऐसे देखकर बहुत ही बुरा लगता था। काव्या को सौरभ का ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि सौरभ रुखसार के 2 बार खो चुका था। पहली बार तो रुखसार ने मानव से शादी कर ली थी और दूसरी बार अब फिर से रुखसार दूर सौरभ से
हो गई। काव्य का ध्यान अब तक सौरभ पर ही था। तभी उसे श्रेष्ठा की खुशी भरी आवाज़ आई, चाँद निकल गया, चाँद निकल गया। काव्य आवाज़ सुनकर आसमान में देखती है, जहाँ चाँद अपनी रोशनी को बिखेरते हुए चमक रहा था। प्रणय और आव्यान के जान में जान आई और दोनों राहत की सांस लेकर अपनी जगह से खड़े होते हैं। विशाखा सबको बुलाती है। कुछ देर में सभी छत पर आ जाते हैं। सब लाइन से अपने हस्बैंड के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसमें शौर्य गायब था। शौर्य इस वक्त वहाँ नहीं था। यह देखकर काव्या स्पृहा से पूछती है, शौर्य कहाँ है? काव्य के सवाल पर स्पृहा लाचारी से नाम में सिर हिला देती है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि शौर्य कहाँ है। काव्य अब अव्यान की ओर देखती है तो अव्यान अपनी नजरें गार्डन की ओर करते हुए इशारा करता है। काव्य गार्डन की ओर देखती है तो उसे सौरभ के साथ शौर्य दिखता है। गार्डन में शौर्य सौरभ से कहता है, पापा, माँ के लिए आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हैं? आपको पता है ना, उन्हें आपको ऐसी दुखी में देखना अच्छा नहीं लगता था। सौरभ चमकते हुए चांद को देखकर कहता है, हर करवा चौथ पर वो हमेशा लाल साड़ी पहनती थी, इतना अच्छा श्रृंगार करती थी कि मैं उसे खोया रहता था। तुम्हारी माँ बहुत ही खूबसूरत थी, तुम्हें पता है? इतना कहते हुए सौरभ शौर्य को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। सौरभ अब फिर से चांद को देखते हुए कहता है, जाओ, स्पृहा तुम्हारा इंतजार कर रही है, सुबह से भूखी है। शौर्य कुछ पल सौरभ को देखता है, फिर एकदम से आगे बढ़कर सौरभ के गले लग जाता है। शौर्य सौरभ से कहता है, आप इतना स्ट्रांग कैसे हैं पापा? दोनों को ऐसे देखकर सभी की आंखें जैसे नम सी हो जाती हैं। कुछ देर बाद शौर्य ऊपर आता है। सभी अब अपने व्रत को तोड़ने की तैयारी करते हैं। सभी लड़कियां चांद की पूजा करती हैं, फिर अपने अपने पतियों की पूजा करती हैं। आदित्य एकटक अपनी वाइफी को देख रहा था, जो बिल्कुल पहले की ही तरह लग रही थी। वहीं काव्या भी आदित्य की पूजा करते हुए उसे ही देख रही थी। अव्यान इस वक्त बिल्कुल सीरियस होकर खड़ा था। वैसे तो उसे वह करवा चौथ प्रज्ञा को नहीं करवाना चाहता था, लेकिन यह प्रज्ञा को रोक कर फिर से उदास नहीं करना चाहता था। प्रज्ञा के चेहरे पर वह सब करते हुए खुशी साफ झलक रही थी। उसी से अव्यान खुश था। बाकी उसे इस व्रतों से कोई भी मतलब नहीं था। वैसे तो वह व्रत सुहाग के जोड़े के लिए होता है। आव्य और रुद्र शादी के बंधन में नहीं बंधे थे, पर फिर भी दोनों इस वक्त सबके साथ खड़े थे, क्योंकि शादी के बंधन सिर्फ सिंदूर या मंगलसूत्र के मोहताज नहीं होता। जब दो लोग जिंदगी भर हमेशा के लिए जीना चाहते हो, वे ऐसे ही सुहाग के जोड़े बन जाते हैं। रुद्र और आव्या का भी यही केस था। रुद्र अपनी बेबी गर्ल को एकटक देखे जा रहा था। उसका भी कुछ अव्यान जैसा ही हाल था कि उसे इस शर्त से कोई मतलब नहीं था। उसका अगर कुछ मतलब था तो आव्या के चेहरे पे मुस्कुराहट। काव्या चलने से पहले चांद को देखती है, फिर आदित्य को देखते हुए काव्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी पति या यूं कहे होने वाले पति उनका व्रत तोड़ने के लिए छोटे से कलश से उन्हें पानी पिलाते हैं और फिर उन्हें मिठाई खिलाते हैं। अव्यान जैसे ही प्रज्ञा को मिठाई खिलाने वाला होता है, तभी प्रज्ञा की पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं और वे बेहोश होकर अव्यान के ऊपर गिर जाती है। सभी ये देखकर घबरा जाते हैं। तभी विशाखा कहती है, पूजा अधूरी मत छोड़ो, उन्हें शायद बिल्कुल भी आदत नहीं, इसलिए गिर गई। अयान, आप इन्हें लेकर कमरे में चली जाइए। अव्यान प्रज्ञा की पकड़ थाल को गिरने वाला होता है, पर तभी काव्या आगे आकर थाल पकड़ लेती है। अव्यान बिना किसी पर ध्यान दिए प्रज्ञा को गोद में उठा ले जाता है। विशाखा सभी को व्रत तोड़ने का इशारा करती है। शौर्य स्पृहा को मिठाई खिलाता है। स्पृहा शौर्य का हाथ पकड़ लेती है। मिठाई का एक बाइट लेकर वह मिठाई को रख देती है। रुद्र भी आव्या का व्रत तोड़ता है और झुककर आव्या के कान में कहता है, यह सब करते हुए किसी दिन अगर तुम बेहोश हो गई ना बेबी गर्ल, तो इस व्रत का नामो निशान तुम्हें जिंदगी से मिटा दूंगा। आव्या हैरान होकर रुद्र को देखती है। रुद्र बहुत ज़्यादा सीरियस था। उसकी सीरियसनेस देखकर आव्या कुछ भी नहीं बोल पाती। रुद्र फ़ोन निकालकर चेक करता और कहता है, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, अच्छे से डिनर करना, ओके बाय। बोलते रुद्र आव्या के गाल पर थपथपाता और फिर वहाँ से निकल जाता है। आव्या उसे बस बाय बोलती है। विशाखा, काव्या, प्रीत, सपना और श्रेष्ठा को देखकर बोलती है, डिनर की तैयारी करो। चारों ही सिर झुकाकर अब वहाँ से जाती हैं। वहीं कमरे में अव्यान प्रज्ञा के चेहरे पे पानी के छींटता है। प्रज्ञा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। आंखें खोलती उसकी नज़र अव्यान पे जाती है। प्रज्ञा अव्यान को देख कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुद के कमरे में
पाकर प्रज्ञा समझ जाती है कि वह बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसे काफ़ी वक्त से चक्कर आ रहे थे। अव्यन प्रज्ञा को देखते हुए सख्त आवाज़ में कहता है, जो कुछ तुमसे होता नहीं वो तुम करती ही क्यों हो? प्रज्ञा बिल्कुल चुप रहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह बहस करेगी तो अव्यान का गुस्सा उसे झेलना पड़ेगा। प्रज्ञा के चुप रहने पर अव्यान भी कुछ नहीं कहता। वह प्रज्ञा के लिए खाना लेकर आता है और उसे खिलाता है। प्रज्ञा चुपचाप खा लेती है। अव्यान प्रज्ञा को पानी पिलाता है और उसे अच्छी तरह से बेड पर लिटाकर कहता है, अब सो जाओ। अव्यान का इतना कहते ही प्रज्ञा कहती है, मुझे गुलाब जामुन खाना है। अव्यान उसे अजीब तरीके से घूरता है। प्रज्ञा मासूम शक्ल बनाकर कहती है, तभी अन्ना को आरुष खा रहे थे, सारा खत्म कर दिए उन्होंने, मुझे खानी थी। अव्यान कुछ पल प्रज्ञा के चेहरे को देखता है, फिर उसे कहता है, कल ला दूंगा, कल खा लेना। प्रज्ञा तुरंत जिद करते हुए कहती है, नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। अव्यान प्रज्ञा की डिमांड को मना नहीं करता और कॉल करके गुलाब जामुन मंगा लेता है। आधे घंटे में एक पैकेट आकर गुलाब जामुन देकर चले जाता है। गुलाब जामुन देखकर प्रज्ञा झपाक से कटोरा लेकर गुलाब जामुन खाने लगती है। अव्यान सिर हिलाकर अब चेंज करने के लिए चला जाता है। कुछ देर में अव्यान बाहर आता है तो उसे प्रज्ञा अब भी खाते हुए दिखती है। अव्यान टेबल साइड में रख बेड के पास जाता है और बेड पर टेक कर लेट जाता है। प्रज्ञा को अपने गुलाब जामुन खत्म करती है और अव्यान को सीने से सिर रख लेती है। अव्यान प्रज्ञा के बालों में हाथ रखकर फेरने लगता है। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। एयरपोर्ट। करीब रात के 12 बजे होंगे। एक लड़का ब्लैक ड्रेसअप में बाहर निकलता है। उसके आगे के पीछे के उसके बॉडीगार्ड्स थे। सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही नहीं, पुलिस की फौज भी उसके साथ मौजूद थी। वे कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी एक लड़की हड़बड़ाते हुए उससे टकरा जाती है। वह लड़की एक एयर हॉस्टेस थी। वह लड़की जिद से उससे माफ़ी मांगती कहती है जल्दी से, आई एम रियली सॉरी सर। वह लड़का बहुत ही अजीब तरीके से उस लड़की को देखता है। वह लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है। लड़की अनकंफर्टेबल होकर जल्दी से तेज़ कदमों से वहाँ से चली जाती है और लड़का अपनी गर्दन घुमाए उसे देखता रहता है। उसकी आंखें किसी चील की तरह थी। वह वहीं पर खड़ा रहती है। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आके उससे कहता है, बॉस, हमें जाना है। वह लड़का झटके से अपनी गर्दन को घुमाता है और बॉडीगार्ड डर के मारे 2 कदम पीछे हो जाता है और उस लड़के के चिल जैसी निगाहें उस बॉडीगार्ड को खतरनाक नज़रों से घूरती हैं। फिर एकदम झटके से वह बॉडीगार्ड के गर्दन को पकड़ लेता है। वह बॉडीगार्ड डर से कांपता है। वह लड़का उसे देखते हुए कहता है, मुझे अपना रास्ता दिखाया, वाई। उस बॉडीगार्ड के मुंह से कुछ नहीं निकलता। उस लड़के की नज़र अब एक बड़े से ट्रक पर जाती है जो अपनी स्पीड से चल रही थी। वह लड़का बॉडीगार्ड को देखते हुए कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने रास्ते पर चलता हूँ। तुमने मुझे रास्ता दिखाया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बोलते हुए रोड की ओर इशारा करता है। वह लड़का रोड की ओर इशारा करते हुए कहता है, गो। वह बॉडीगार्ड रोड को देखता है, फिर अपनी नज़रें ट्रक पर जाती हैं तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वह लड़का बॉडीगार्ड को छोड़ देता है। वह बॉडीगार्ड उस लड़के को छोड़ते ही भागते हुए उधर चला जाता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह लड़का भागते हुए जैसे ही रोड पर पहुंचता है तो वह ट्रक उसे रौंद कर चला जाता है। वह लड़का बॉडीगार्ड के खून से लथपथ बॉडी को देखता है। वह लड़का उसे देखते हुए एयरपोर्ट में कहता है, व्हाट अ सुसाइड। ऐसे लग रहा था जैसे वह एंटरटेनमेंट देख रहा हो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे में कुछ लोग के टॉर्च की रोशनी दिख रही थी और मिट्टी खोदने की आवाज़ आ रही थी। एयरपोर्ट वाला लड़का इस वक्त चेयर पर बैठा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था और सामने अपने बॉडीगार्ड्स को ज़मीन खोदता हुआ देख रहा था। वह वहीं खड़ा जगह सामने खड़ा देख रहा था। ये वही जगह थी जहाँ रुद्रांश को दफनाया हुआ था। उस लड़के के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। बॉडीगार्ड को खोते खोते रुद्रांश की बॉडी दिखती है। रुद्रांश की बॉडी दिखते ही सब वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वह खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था। रुद्रांश की बॉडी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी अब कोई बॉडी नहीं दिख रही थी, कुछ ही पार्ट्स और हड्डियाँ दिख रही थी। उस जगह पर जैसे कीड़ों ने फौज लगाई थी।
वह जगह बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही थी, इसलिए सभी बॉडीगार्ड जल्दी से अपने मुंह को ढक लेते हैं। किसी किसी ने तो वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा था। एक अकेला वह लड़का था जो बिना किसी मास्क के बैठा हुआ था। वह लड़का कुछ पल नीचे गड्ढे को देखता है और फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। वह लड़का अब नज़र घुमाकर चारों ओर बॉडीगार्ड्स को देखता है। बॉडीगार्ड को जैसे ही यह महसूस होता है, वह तुरंत अपने मुंह से हाथ हटा लेता है। वह लड़का अब अपनी चील निगाहों से फिर से गड्ढे के अंदर देखता है, फिर एकदम से कूद जाता है। वह रुद्रांश को देखता है। वह थोड़ा झुकता धीरे से बुलाता है, डैड, डैड, आर यू हियर डैड? वह ऐसे बुला रहा था जैसे मूवी में जब वेलिन छुपे हुए इंसान को बुलाता है। उसकी आवाज़ से ऐसी थी जैसे बॉडीगार्ड उसकी आवाज़ सुनकर ही डर जाते हैं। वह अब एड़ियों के बल बैठता है और रुद्रांश को देखते हुए कहता है, इट्स वेरी रॉन्ग डैड। मैंने कितनी बार कहा था मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। आपको तो आपका दूसरा बेटा ही बहुत प्यारा था। अब देख लिया क्या किया उसने? डैड, उसने आपको मार दिया। बोलते हुए उसका फेस रोने जैसा हो गया। बहुत ज़्यादा दुख भरा हो जाता है, पर पल भर में उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वह अजीब से एक्सप्रेशन लेकर कहता है, मैं आपको बचा सकता था डैड। आपने मुझे जिस वक्त बुलाया उसी वक्त आकर बचा सकता था, लेकिन आपने मुझे बहुत तड़पाया है डैड, इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज़ था। इतना बोलते हुए एकदम से अपने नॉर्मल और अजीब सी मिक्स्ड आवाज़ में बोलता है, जितना मैं तड़पा था आपके लिए, उसके लिए मुझे आपको तड़पाना पड़ा, बट आई प्रॉमिस यू डैड, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज आई रियली लव यू डैड, आई रियली लव यू। इतना बोलते हुए नीचे बैठ जाता और विस्की निकाल कर पीने लगता है। जहाँ बॉडीगार्ड खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, वहीं वह लड़का रुद्रांश के पास बैठकर विस्की पी रहा था। वह था रुद्रांश का सबसे बड़ा बेटा द्रांश सूर्यवंशी, जो रुद्रांश से बहुत ही ज़्यादा या यूं कहें पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन रुद्रांश ने उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। रुद्रांश सबसे ज़्यादा रुद्र को ही इम्पोर्टेंस देता था। द्रांश को त्रिया ने जन्म दिया था। त्रिया स्वरा की बड़ी दीदी थी और जब रुद्रांश और त्रिया दोनों रिलेशन में थे तो उसका बेटा हुआ था, जिसे रुद्रांश ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। त्रिया ने इसलिए ही उसे अपनी दोस्त के पास रखा था और जब त्रिया मर गई तो उसकी दोस्त ने ही उसे पाला पोसा था, पर हर वक्त वह रुद्रांश के बारे में उसे बताया करती थी। रुद्रांश के जिक्र से ही द्रांश भी बिल्कुल त्रिया की तरह रुद्रांश को बहुत प्यार करने लगा था। जब रुद्र 7 साल का था तभी द्रांश रुद्रांश से मिला। रुद्रांश ने उसे बेटा जैसा कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि रुद्रांश कभी त्रिया को नहीं चाहता था। बस उसके साथ रहकर अपनी फिजिकल नीड पूरी करना चाहता था। रुद्रांश नैना के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित था। वह उसे कभी खोना नहीं चाहता, या यूं कहें उसे नैना के भागने के बाद उसकी वैल्यू पता चली थी और वह उसे प्यार भी करने लगा था। अपने प्यार की निशानी समझकर ही रुद्रांश रुद्र को बहुत ज़्यादा चाहता था। ममता भी था, मानता भी था और डरता भी था। रुद्र की हरकतों ही ऐसी थी कि वह थोड़ा बहुत उससे डरता था, लेकिन द्रांश रुद्रांश से इतना प्यार करता था कि उसने कभी रुद्रांश से ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की थी। बहुत अलग ही अटैचमेंट थी उसे रुद्रांश से। जब रुद्रांश ने नैना के थ्रू खुद के सीने पर गोली मारी थी तो उसी वक्त द्रांश को रुद्रांश के मरने की खबर मिल गई थी। रुद्रांश और द्रांश के हार्ट पर ऐसी मशीन थी जिसे किसी के हार्ट में कुछ हो जाए तो दोनों को ही पता चल जाता है। असल में रुद्रांश को रुद्र पर जब थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि वह आदित्य अभियान के साथ है तो उसने ही द्रांश के साथ ऐसा कनेक्शन बना रखा था। द्रांश वहाँ बैठा हुआ ऊपर देखते हुए विस्की पी रहा था। उसके कपड़ों पे कुछ कीड़े तो चढ़ने भी लगे थे। हवाओं की वजह से बदबू फैलने भी लगी थी। सारे बॉडीगार्ड्स उस जगह से दूर हो चुके थे, लेकिन द्रांश को अपने पापा के लिए प्यार था जो उस बदबू को सहने में भी उसी शक्ति दे रहा था। फार्म हाउस, रात 2 बजे। द्रांश अब बॉडीगार्ड के साथ फार्म हाउस आ चुका था। उसने आज ही गोवा में रहने के लिए फार्म हाउस खरीदा था। द्रांश एक कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता, वह सीधे वॉशरूम जाता है। कुछ देर बाद वह एक टॉवल्स में बाहर आता है।
उसकी गोरी चमड़ी वाली छाती इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उसे हॉट बना रही थी। उसके शरीर में गीलापन सा था, जिसे पता चल रहा था कि उसने अभी शॉवर की है। द्राश जब बाहर आता है तो उसकी नज़र सामने 2 बॉडीगार्ड पर पड़ती है, जिन्होंने एक लड़की को पकड़ा हुआ था। वह लड़की रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ छोड़ो मुझे। द्राश को देखते ही दोनों बॉडीगार्ड उस लड़की को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वह लड़की अपनी भीगे पलकों से द्राश को देखती है, जो उसे ही इस वक्त देख रहा था। वह लड़की वही एयरपोर्ट वाली लड़की थी जो द्राश की टकराई थी। द्राश के पहचानने पर भी वह लड़की जल्दी से अपने हाथ जोड़कर कहती है उसके, प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी, मैं आपसे जानबूझकर नहीं टकराई थी। वो तो वह बस इतना ही बोलती है कि उसे अपने होठों पर किसी की उंगली महसूस होती है। वह लड़की नज़र उठाकर देखती है। द्राश उसके करीब आ चुका था। उसकी चील जैसी आंखें बस उस लड़की के चेहरे को देख रही थी। द्राश की उंगली को अपने होठों पर देखकर वह लड़की चुप हो जाती है। द्राश उंगली हटाकर उसे देखते हुए कहता है, मुझे आर्गुमेंट करना पसंद नहीं, और जो करता है उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वह लड़की डर से अपने मुंह बंद कर लेती है। द्राश बेड पर और घूमकर कहता है, मेरे रास्ते में आकर मुझे छूने की गलती की है तुमने, और जो मुझे छूता उसे छूने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। इतने बोलते हुए पलटकर उस लड़की को देखते हुए कहता है, अपने कपड़े उतारो, बेड पर लेट जाओ। यह सुनकर वह लड़की आंसू भरी आंखों से हैरानी से द्राश को देखती है। द्राश उसके हाथ में पहनी घड़ी को देखता है और फिर उससे कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास। वह लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाती है, नो सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द्राश अब कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे उस लड़की के खिड़खड़ाने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपने असूलों पर चलना था, जो उसने खुद बनाए थे। उसे कोई रास्ता दिखाए, मतलब कहीं चलने या कुछ काम करने के लिए उसे बताए, तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और दूसरा यह कि वह उन लड़कियों को कभी नहीं छोड़ता था जो उसे छूते हैं, इसलिए हर एक लड़की उसे दूरी बनाकर रखती थी। देखते ही देखते 5 मिनट बीत जाते हैं। वह लड़की अभी भी आंखों में आंसू लिए एक जगह पर जमी हुई थी। द्राश, जिसका ध्यान 5 मिनट के लिए उस लड़की से हट गया, वह अब उस लड़की को अपनी खतरनाक नज़रों से देखता है। द्राश उसे देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आया? ओपन योर क्लोथ्स एंड गो टू बेड। वह लड़की जल्दी से ना में सहलाए आंसू बहाते हुए कहती है, नहीं सर, प्लीज़ सर, प्लीज़। अब उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दांत बीच कर कहता है, आई सेड ओपन योर क्लोज। वह लड़की अब डर से कांप रही थी और रो भी रही थी। द्राश टेबल पर रखा अपना गन उठाता है और उस लड़की की ओर शूट करता है। लड़की की डर से चीख निकल जाती है। द्राश गुस्से से चिल्लाता है, जो बोला है उतना करो, बिना मतलब का मुझे आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। वह लड़की डर से इतना कांप गई, उसने दिमाग से ना जैसे काम करना बंद ही कर दिया। उसके बस आंसू नीचे गिर रहे थे। वह जैसे डर से अपना होश खो बैठी थी और अपने क्लोथ्स को निकाल रही थी और लाश की तरह लेट गई। द्राश उसे इस वक्त नहीं देख रहा था। वह गन टेबल पर रखता है और फिर उस लड़की के पास चला जाता है। द्राश उसके ऊपर झुककर कहता है, चिल्लाना मत, क्योंकि मुझे किसी के भी चीख सुनना पसंद नहीं है। वह लड़की चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल तो बस उसे अपने शरीर के ऊपर द्राश की भारीपन महसूस होता है, पर अचानक उसकी चीख निकल जाती है। पर वह जल्दी से अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से बंद कर लेती है और उसकी आंखों में साइड से अपने आप आंसू बह जाते हैं। उसके चेहरे को देखते हुए साफ पता चल रहा था उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। 1 घंटे बाद द्राश उसके ऊपर से उठता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वह लड़की किसी लाश की तरह बेड पर लेटी रहती है। उसकी आंखें खुली थी और उसकी आंखों के कोने से अब भी आंसू बह रहे थे। फर्श पर उसके एयर हॉस्टेस वाली डेस्क गिरी हुई थी, जिस पर एक बैच लगा था और उस पर नाम लिखा था, सुहानी शर्मा। अगली सुबह शौर की जब आंखें खुलती हैं तो उसकी नज़र कपड़े समेटते हुए स्प्रा पर जाती है। स्प्रा के बाल भीगे हुए थे और वह इस वक्त पैकिंग कर रही थी। शौर्य का दिल उसे जाते हुए देख तो नहीं ना चाहता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। पैकिंग करते हुए स्प्रा की नज़र अचानक ही शौर्य पर जाती है। शौर्य की आंखें खुली देखकर स्प्रा उससे कहती है, मैंने पैकिंग कर ली। शौर्य दूसरी ओर नज़र करके टेबल से फ़ोन लेता है और अपने असिस्टेंट को मैसेज करके स्प्रा से कहता है, ओके, तुम चली जाना और अपना ख्याल रखना।
बोलते ही शौर्य अपनी जगह से उठते हुए वॉशरूम में चला जाता है। स्प्रा वहीं खड़ी शौर्य को देखती है। कुछ देर बाद वह रेडी होकर बाहर आता है। स्प्रा उसके पास जाकर कहती है, आखिरी बार, अगर मैं आपको कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? शौर्य उसे एक नज़र देखता है, फिर हाँ में सिर हिलाता है। स्प्रा शौर्य को एक बार पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, किस मी। स्प्रा ने ये कहते हुए शौर्य कुछ पल उसे देखता और फिर सामने खड़ा होकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है। स्प्रा शौर्य को ऐसे देखकर खुश हो जाती है। शौर्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्प्रा की धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं। शौर्य के होठ इस वक्त बस स्प्रा के होठों की ओर बढ़ ही रही थी। स्प्रा की सांसें भी एकदम से तेज हो जाती हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, कसकर अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।